हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और इस क्लासेस की टाइम होती है रात के 10 बजे। ठीक है, डेली हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना होगा। ठीक है, और आप सभी को टाइमिंग जो दी जाएगी वो दी जाएगी 5 सेकंड की। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि वर्षा ऋतु है। ऑप्शन ए 15 जून से 15 सितंबर, ऑप्शन बी 15 जून से 17 जून, मतलब बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन ए और अथवा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? वर्षा ऋतु कब होता है, बरसात का मौसम कब होता है, यानी 15 जून से 15 सितंबर या 15 जून से 17 जून, और अथवा दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हो जाएगा 15 जून से 15 सितंबर। अगला आपका प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो अगर मैं बताऊं इसका आंसर, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु पुराण। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन पुराण जो है वो ब्रह्मा पुराण है, और यहाँ ब्रह्मा पुराण नहीं है। उसके बाद जो आता है विष्णु पुराण, और लास्ट में है मत्स्य पुराण। लेकिन आपका जो सीरीज है उसमें गलत दिया है, उसमें मत्स्य पुराण दिया है, और ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अभी मैं आप सभी को पुराण का क्रमबद्ध दिखा देती हूँ, है ना। आप देख सकते हो कि आपके जो पुराण है वो 18 है, और आप क्रम से देखो। सबसे पहला जो आपका पुराण है वो है ब्रह्मा पुराण, उसके बाद पद्य पुराण, उसके बाद देखिए वैष्णव यानी विष्णु पुराण। तो तीसरे नंबर पे ऑप्शन में आपका विष्णु पुराण है, तो वही होगा। ठीक है, अगर ब्रह्मा पुराण नहीं है तो फिर आपका वैष्णव पुराण हो जाएगा। उसके बाद शैव आ जाता है, भागवत आ जाता है, नारद, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मा वैरत, लैंग या लिंग, वराह या स्कंद, वामन, कौम। आप देख सकते हो मत्स्य इसके बाद है। ठीक, तो ये प्राचीन पुराण कैसे हो सकता है ना। उसके बाद गरुड़, ब्रह्मांड। तो ये आपका अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण है, तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा विष्णु पुराण। अगर ब्रह्मा पुराण होता तो सबसे पहले हम उस पर टिक करते, क्योंकि तीसरे नंबर पे है तो हम इसको टिक करेंगे। आपका मत्स्य पुराण नहीं होता है, वो बाद में होता है। अगला आपका प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन डी गौतम, ऑप्शन डी जैमिनी। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप सभी का आंसर है। यहाँ पर जो हो जाएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है वो है कपिल। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? जय संहिता, सतसा स्त्री संहिता, और तथा दोनों इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? महाभारत को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दोनों ही हो जाएगा। जय संहिता भी हो जाएगा और सतसा स्त्री संहिता भी हो जाएगा। तो और तथा वो दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते जो लिया गया है उसका जो आप सभी का आंसर बहुत ही सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद। अगला आपका प्रश्न है अस्तुमा शतगम्य लिया गया है। ऑप्शन ए सामवेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी ऋग्वेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? अस्तुमा शतगम्य लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऋग्वेद से लिया गया है।
अगला आपका प्रश्न है कि मूल अधिकारियों की संख्या है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपसे बता दूं पहले 7 था लेकिन एक को घटा दिया गया, ठीक। अब इस पर पूरा चर्चा करेंगे तो टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारियों की संख्या है 6। अगला आपका प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, मूल कर्तव्यों की संख्या है, कौन सा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। 11 होगा, 13 होगा, 12 होगा या फिर 14 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है किसको, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे प्राचीन फसल जो मानी जाती है वो जौ तथा गेहूं हो जाता है, ठीक है। तो और तथा वो दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है, ऑप्शन ए सिंधु नदी से, ऑप्शन बी रावी नदी से, ऑप्शन सी गंगा नदी से, ऑप्शन डी यमुना नदी से। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो अति लघु में जो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न दिया है वहाँ गलत दिया है, रावी नदी दिया है, तो आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा, है ना। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है, तो वो सिंधु नदी से है, ठीक है। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे सिंधु नदी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, 15 मार्च से 15 जून, ठीक, 22 दिसंबर की स्थिति और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु का जो मंथ होता है वो कौन सा समय होता है, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था वर्षा ऋतु वाला, तो देखिए 15 मार्च से और 15 जून जो कि गर्मी का महीना होता है, ठीक। तो यही 15 मार्च से 15 जून, इसके बाद क्या हो जाता है, बरसात स्टार्ट हो जाता है। अगला है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो के जो उत्खननकर्ता है आप सभी को बताना है, दयाराम साहनी है या फिर राखलदास बनर्जी है, यज्ञदत्त शर्मा है या फिर रविंद्र सिंह है। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राखलदास बनर्जी, ठीक है। और जो दयाराम साहनी है ये हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है किस नदी से, रावी नदी से, सिंधु नदी से, सतलज नदी से, घाघरा नदी से। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सिंधु नदी है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रावी नदी होगा, सतलज होगा या फिर घाघरा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का संबंध है वो हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा अ, यानी रावी नदी से संबंधित है। अगला आपका प्रश्न 14 है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी रंगनाथ राव, ऑप्शन डी बी के थापर। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल सही, क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक। क्योंकि राखलदास बनर्जी किसके हैं, मोहनजोदड़ो के, और दयाराम साहनी जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या ये फिर ये सभी। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, वो है गंगा नदी। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। यानी वो कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, या इन तीनों में से कौन सा रेखा है
जिसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। तो बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, जो ये आपका होता है, ये आपका भूमध्य होता है, ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपका वही भूमध्य रेखा ही हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रमुख शक्ति के साधन है। ऑप्शन ए, कोयला, विद्युत, खनिज तेल। ऑप्शन बी, लोहा, इस्पात। ऑप्शन सी, वायु एवं जल। ऑप्शन डी, ये सभी। तो प्रमुख शक्ति के साधन है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, है ना, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस मतलब ये सभी सही हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा। ये सभी कौन सा प्राकृतिक आपदा है, जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब कि यहाँ पे ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सूखा। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती है, ये सभी। तो बताइए, पछुआ हवा है इसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घुमाती है। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास थी उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। मतलब कि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व जाती है, यानी ये आपका क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है और ये पश्चिम होता है। तो यही कह रहा है कि जब पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होता है, दिन होता है, रात होता है, रात दिन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है तो वहाँ रात होता है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता है अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। अगला आपका प्रश्न है कि शीत ऋतु से संबंधित है 15 दिसंबर से 15 मार्च, 21 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति। ये सभी कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। अभी हमने डिस्कस किया, वर्षा ऋतु डिस्कस किया, ग्रीष्म ऋतु डिस्कस किया, अब शीत ऋतु आ गया जिसमें ठंड पड़ती हो। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि शीत ऋतु संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 दिसंबर से 15 मार्च। अगला आपका प्रश्न है कि मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। मौर्य काल के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा मौर्य काल के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक,
अगला आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या है 105, 108, 106, 104। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? उपनिषदों की संख्या है क्या 105 होता है, 108 होता है, 106 होता है, 104 होता है? बताइए फ्रेंड्स। बहुत ईजी है, तो 108 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर हो जाएगा वेद व्यास। अगला आपका प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, रामायण के रचयिता हैं वो हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वेद व्यास जी है वो महाभारत के हैं। संगीत का संबंध है सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? संगीत का संबंध है किससे? सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, संगीत का संबंध जो है वो है सामवेद से। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि व्यापारिक हवाएं मिलती है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में, 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण से उत्तर, 40 डिग्री से 50 डिग्री पूर्व से पश्चिम, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक हवाएं मिलती है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो व्यापारिक हवाएं मिलती है वो मिलती है 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। तो ये कुल आज के प्रश्न थे सामाजिक अध्ययन के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप सभी के जितने भी प्रिपरेशन या फिर आंसर थे, बहुत ही अच्छा, मतलब इसका सभी का आंसर आई थिंक बहुत ही सही आया था। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल क्लास में सोमवार को। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स।